हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अभी अपने सभी कार्यों को भली भांति कर रहे हैं ना। हाँ, ओके बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास 10th। जी हाँ, स्पर्श भाग 2 पार्ट है हमारा 8। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों लिखा है मशहूर शायर प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी जी ने। आज इसी कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न हम करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न को समझने में आसानी हो और जो भी आपके समक्ष आएंगे विकल्प, आप उनका बहुत अच्छे से सोच समझकर उत्तर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस 2 वीडियोस देख लिए ना, जो हम सबसे पहले हमने पाठ कर चले हम फिदा कविता की व्याख्या की, एक एक पद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसके अर्थ, भावार्थ और आशय स्पष्ट भी किए। ठीक है, उसके बाद जो हमने वीडियो देखा उसमें क्या देखा था? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसके अंतर्गत हमने अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के जो पीछे, जी हाँ, पीछे जो प्रश्न अभ्यास दिए रहते हैं कविता के समापन के बाद, उनका अभ्यास किया। उनके अभ्यास के साथ और कविता की व्याख्या के साथ साथ अब हम हो गए हैं एकदम इस कविता में मास्टरमाइंड। जी हाँ, क्योंकि हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से, दोनों वीडियोस देख चुके हैं ना। यस, तो अब मैं ये उम्मीद लगाकर बैठी हूं आपसे, ये आशा है मुझे आपसे कि आज आप सभी प्रश्नों का विकल्प एकदम सही चुनकर तुरंत सबसे पहले मुझे बताने वाले हैं उत्तर। तो क्या मैं आपसे ये आशा रख सकती हूँ? यस, चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और चलते हैं पहले प्रश्न पर। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला प्रश्न है, सैनिकों के जीवन में चुनौतियां कब बढ़ जाती हैं? सैनिक का जीवन तो वैसे भी चुनौती भरा ही होता है, लेकिन उसके जीवन में चुनौतियां बढ़ कब जाती हैं? कब उनकी चुनौतियों में बहुत अधिक विस्तार हो जाता है? सही से देखिएगा, विकल्पों को सुनिएगा। पहला है जब वो बॉर्डर पर जाता है, जब वर्दी पहनता है, जब लड़ता है, या जब सैनिक की शादी हो जाती है। सोचिए, समझिए, विचारिए और उसके बाद सही विकल्प को चयन कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। पहले का है, खा है, गा है या घा है? क्या लग रहा है आपको? बॉर्डर पर जाता है वो तो ठीक है, जाना ही है उसको तो, क्योंकि उसने ठान लिया है। ठीक है, वर्दी भी पहन ली है, लड़ाई भी करनी है। जब सैनिक की शादी हो जाती है, आई थिंक कि तब उसके सामने अधिक चुनौतियां आ जाती हैं, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उत्तरदायित्व के साथ निभाई जाती है वो जुड़ जाती है। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे कार्य होते हैं कि सैनिकों के परिवार वालों को यदि कहीं से किसी को भी पता चल जाता है, जो शत्रु होते हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। तो हो सकता है कि ये वाला घा जो विकल्प है वो सही हो। ओके, यस, बहुत सही। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरे प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं बेटा, कि मैग्नेट ब्रेन्स ना केवल आपके विषय की शिक्षा देता है, बल्कि आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री में प्रोवाइड करता है और करता रहेगा। इसलिए हमेशा बने रहिएगा हमारे साथ। किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार का संदेह या शंका या डाउट अपने मन और मस्तिष्क में मत रखिएगा। हम सदा सदा के लिए आपके हैं और हम हमेशा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए क्या किया? विकल्प पढ़ते हैं सही से। गीत गाए या प्राण दिए, संघर्ष किया या बंदूकें चलाई। महत्वपूर्ण देखिए, ये सब कुछ है कि हाँ, वो गीत भी गाते हैं, प्राण दिए, संघर्ष करते हैं, बंदूकें चलाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है कि सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं, जो कि कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको? खा लग रहा है? ओके, चेक कर लेते हैं। बहुत सही जवाब, खा है इसका सही जवाब, क्योंकि गीत गाते हैं, हम सब भी गा सकते हैं, संघर्ष भी अपने अपने स्थान पर अपने अपने कार्यों को करते हुए हम कर लेंगे,
बंदूक भी बहुत वो है, लेकिन प्राण देना, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग देना, ये हर किसी के वश की बात नहीं है। ओके, बहुत सही। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गीतकार इस गीत के माध्यम से देशवासियों को क्या कहना चाह रहा है? कैफी आजमी जी इस गीत के माध्यम से या इस कविता के माध्यम से हम सब से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? विकल्प सुनिएगा ध्यान से। देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाहते हैं, या फिर गीत गाने को कहते हैं, सैनिक बनने को कहते हैं, या फिर घा है सभी। और जब कभी भी ऑप्शन या विकल्प आ जाए सभी, तब हमें बहुत ध्यान से तीनों ऑप्शंस को अर्थात तीनों विकल्पों को और ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जो सभी ऑप्शन है वो सही चला जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप जो सभी है उसको बस ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 और कर दिया। नो, सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, क्या देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाहते हैं कवि? गीत गाने को कह रहे हैं, सैनिक बनने को कह रहे हैं, या सभी को? आप बताइए, क्या लगता है आपको? यस, देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस गीत का उद्देश्य है हम सबके मन में देशभक्ति की भावना जागृत करना। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैनिकों के लिए जश्न क्या है? हम सब के लिए जश्न क्या है? और साथ ही साथ ये जश्न, जैसे हम लोगों के जो जश्न होते हैं, कहीं शादी में जाना, पार्टी में जाना और पिकनिक पर जाना, और भी बहुत सारे, हम लोग सोचते हैं यही हमारे लिए जश्न है। लेकिन यदि बात करें हम सैनिकों की, तो उनके लिए जश्न क्या है? देशभक्ति, देशभक्ति के गीत, देश के लिए लड़ना और शहादत। बताइए, क्या लगता है आपको? क्या उनके लिए जश्न देशभक्ति है? देशभक्ति के गीत गा गा कर जश्न मनाते हैं, क्या वही उनके लिए जश्न है? देशभक्ति के गीतों को गाना, या देश के लिए लड़ना, या फिर शहादत? शहादत अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने आप को न्यौछावर कर देना, शहादत। बताइए, शहादत लग रहा है आपको? चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत सही, वेरी वेल डन। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम तुम हो, तुम ही लक्ष्मण साथी हो। प्रार्थना, किस तरह से दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए हमें क्या प्रार्थना करनी होगी? नेवर। हथियार उठाने होंगे, या फिर दुश्मन को मारना होगा, या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं तो हो नहीं सकता, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं है ना? तो ये जो है वो नहीं है। प्रार्थना कदापि नहीं। दुश्मन रूपी रावण को क्या हम उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे? कभी नहीं, कदापि नहीं। अब बचे हैं दो ऑप्शंस या दो विकल्प, जो कि है हथियार उठाने होंगे या फिर दुश्मन को मारना ही होगा। दुश्मन को मारना होगा। सिर्फ हथियार उठाने से या धमकी देने से काम नहीं चलेगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, यस, हमें दुश्मन को मारना होगा। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। वहां पर हमें विचार नहीं करना है कि अब हम क्या करें क्या करें। जिस समय भी जो भी शत्रु यदि हमारी मातृभूमि पर, हमारी माँ भारती पर दृष्टि डालेगा या उसके दामन पर अपने हाथ को बढ़ाएगा, तो उन हाथों को हमें काटना होगा, अर्थात उसको मारना ही होगा। वहां पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि करें क्या। सीता का दामन से क्या भाव है? यहां पर सीता का दामन किसे कहा है? देश की धरती को, देश की नारी को, देश की शान को, या साड़ी का पल्लो? क्या है बताइए। सीता का दामन से बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। यहां पर सीता का दामन किसके लिए प्रयोग में हुआ है? देश की धरती, देश की नारी, देश की शान, या फिर साड़ी का पल्लू? नो, साड़ी का पल्लू इज नॉट। ओके, चलो इसको भी कर देते हैं। ये भी अब लगता है आपको पहला। ओके, चलो देखते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिंदगी में मौत से गले मिलने का क्या भाव है? जिंदगी और मौत
गले मिल रही, मौत भी मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जिंदगी में मौत से गले मिलने का क्या भाव है? आत्महत्या करनी होगी? नो नेवर। अपनी खुशी को मारना होगा? नहीं। आत्म बलिदान देना होगा? या सभी सभी मतलब ये जो ऊपर दो दिए हैं वो सभी, क्योंकि जब कभी भी सभी मतलब ये। अब आत्म बलिदान देना होगा, तो यहां पर जिंदगी में मौत से गले मिलने का क्या भाव है? आत्म बलिदान देना होगा, है ना? यही लगता है मुझे तो। यस, बहुत सही। अगला है प्रश्न, इस गीत में धरती की तुलना किससे की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आशा करती हूं आपको इसका उत्तर भी तुरंत आ गया होगा। क्या आपने विकल्प पढ़ लिए हैं? विकल्प है क, मां से की गई है धरती की तुलना, ख, नारी से की गई है, ग, दुल्हन से की गई है, या घ, चांद से की गई है धरती की तुलना। बताइए। दुल्हन से, जिस तरह से दुल्हन लाल जोड़े में सजी रहती है, उसी प्रकार से मां भारती, मां धरती, जब देश के सैनिकों का लहूलुहान पूरा रक्त पृथ्वी पर या धरती पर आ जाता है, तो मानो ऐसा लगता है धरती दुल्हन बन गई हो। ठीक है, देखते हैं। बहुत सही। जान देने की रुत से क्या भाव है? जान देने की रुत रोज आती नहीं। क्या है? मरने का सही समय, देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सुअवसर, बलिदान का समय, या फिर कोई नहीं। जान देने की रुत रोज आती नहीं, इसका क्या तात्पर्य है? देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सुअवसर, क्योंकि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सुअवसर, यही हो सकता है इसका सही उत्तर। यस। अगला प्रश्न है, जीवन में कौन सा समय बार बार आता है? अभी अभी एक पंक्ति पढ़ी थी मैंने, जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर मरने का, बलिदान करने का, बचपन का, या जीवित रहने का। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो जीवन में कौन सा समय बार बार आता है? जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जीवित रहने का। ओके, बहुत सही। फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जहां कहीं भी आपको चैप्टर, जब आप वीडियो देखेंगे, जब आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो देख रहे होंगे, या फिर आप देख रहे होंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो, तो उस समय यदि आपको बीच में वीडियो देखते देखते कहीं कोई कंफ्यूजन हो, तो बिल्कुल बेटा निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है? तो अपने आप को एकदम कनेक्टेड समझिए। हम जुड़े तो बहुत इस तरह से हैं, लेकिन आप समझिए कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल फेस टू फेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए हैं, और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको हम अवश्य सुलझाएंगे। जो भी डाउट्स होंगे जरूर उनको क्लियर करेंगे। ठीक है? चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांस थमती गई से क्या भाव है? मौत का नजदीक होना, बर्फ के पास होना, बहुत ठंड होना, या हैरान होते जाना। सांस थमती गई, यदि सांस थम जाएगी, सांस रुक जाएगी, तो क्या होगा? मौत का नजदीक आना। जब सांसें रुकने लगती हैं और सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मौत हमारे करीब आ गई है। ठीक है? तो मौत का नजदीक आना। यस। कैफी आजमी के कविता संग्रह को नाम बताइए। यस, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, क्योंकि आशा करती हूँ आपने कवि परिचय को बहुत ध्यान से, जो फर्स्ट वीडियो इस कविता का, इस पाठ का आया था, आपने उसको बहुत अच्छे से देखा है। झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे और सभी। कैफी आजमी जी के कविता संग्रहों के नाम बताइए, जिसमें कविता का संग्रह है, बहुत सारी कविताएं हैं। क्या झनकार है, या फिर आखिर ए शब, आवारा सजदे, या सभी? कविता संग्रह कौन सा है उनका कविता संग्रह? नो आइडिया। ओके, चलते हैं प्रश्न
ये देखिए यहां पर है कि कैफी आजमी के जो कविता संग्रह हैं वो झनकार भी है, आखिर शब भी है, आवारा सजदे भी है, और मतलब ये सभी हैं, ये तीनों के तीनों सब के सब उनके कविता संग्रह हैं। क्लियर? चलो हाँ ओके, अब आती है बात कि कैफी आजमी के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हुए। क्या लगा आपको? 4, 3, 7, 5 कितने कविता संग्रह प्रकाशित हुए? यदि इससे पहले वाले प्रश्न पर जाएंगे तो क्या लगता है 3 कविता संग्रह, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सिर्फ 3 हो, ये भी एक है। तो अब हमें जानना होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। 5, ठीक है। वहां पर ये जो प्रश्न देखा था हमने, देखिए ये इसमें 3 दिए हैं उनके कविता संग्रह, लेकिन उनके कुल जो कविता संग्रह हैं वो कितने हैं? 5, ध्यान रखिएगा, ठीक है। झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे तो है ही है, साथ ही साथ उनके 2 और कविता संग्रह हैं। तो उनके कुल कितने कविता संग्रह हैं बेटा? 5, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैफी आजमी का जन्म कब और कहां हुआ, याद है आपको? 1719 में आजमनगर में, 1819 में अभयनगर में, 1919 में आजमगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं? याद कीजिए, बहुत ही सरल उनकी डेट ऑफ बर्थ है, मींस ईयर है। जो सन है वो आई थिंक आपको याद होगा, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में मेरे उत्तर बताने से पहले। क्या लग रहा है आपको? गा? ओके, चेक करते हैं। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। कवि अपने साथियों को क्या सलाह देते हैं? शत्रु से डर कर भाग जाने की? नो, कभी नहीं, उसका सामना करना है, उसको उसके नाक को चने चिपवा देना है। वो डर कर हमसे भाग जाए या हमारे समक्ष घुटने टेक ले, लेकिन हमें उससे कदापि नहीं डरना है। शत्रु का मुकाबला ना करने की? नो। शत्रु से हार मान ले की? नो। या फिर सिर पर कफन बांधने की? बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि ने अपने साथियों को क्या सलाह दी थी? कि सिर पर कफन बांध लो, अर्थात मौत से डरना नहीं है। मौत तो आनी है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर पर कफन बांधने की सलाह दी है उन्होंने, कवि ने, इन पंक्तियों के माध्यम से हर एक देशवासी को। यस, वेरी गुड। अब सुनिएगा, साथियों संबोधन किसके लिए किया गया है? शत्रुओं के लिए? नो। देशवासियों के लिए? यस। नेताओं के लिए, बच्चों के लिए? नहीं। तो किसके लिए? साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। साथियों अर्थात देशवासियों, ठीक है। यस, चलो, बहुत सही। अगला प्रश्न है, धरती की तुलना दुल्हन से क्यों की गई है? ठीक है, क्योंकि उसे मातृभूमि अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वह धरती को अपनी माता मानता है, क्योंकि वह मातृभूमि से प्यार नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं? धरती की तुलना दुल्हन से क्यों की है कवि ने? बताइए। क्योंकि उसे मातृभूमि अत्यधिक प्रेम है। देखो, यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं बेटा, जब कभी भी जैसे किसी को मातृभूमि शब्द लिखने को दिया जाता है, बच्चों की बात बता रही हूँ, ठीक है, तो वो इस तरह से लिख देते हैं, जबकि ये और ये दोनों अलग शब्द हैं। इसका है अर्थ मात्र मीन्स केवल, ठीक है, केवल, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ, ठीक। ये होता है मात्र मीन्स केवल, और ये माता, मां, जननी, ठीक है। तो हमारी जो मातृभूमि है वो मातृभूमि है, मातृभूमि नहीं, मातृभूमि नहीं है, वो केवल भूमि नहीं है, वो मां है हमारी, मातृभूमि। अब इनमें और इनमें आपको बिल्कुल भी किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो उच्चारण भी अलग है। मात्र, आ साउंड आता है, त्र आ, ठीक है, जो साउंड आता है वो क्या है? आ। यहां पर मातृ ई, क्योंकि ये है ऋषि की मात्रा, आप देखते हैं ना, ऋषि, ये
ऋषि की मात्रा है, तो यहां पर ऋषि की जो मात्रा है उसमें ई साउंड आता है, ठीक है। तो ये तो मात्र मीन्स केवल, और ये माता, तो मातृभाषा की बात हो या मातृभूमि की बात हो तो आपको यही लिखना है, मातृभूमि, ठीक है। समझ गए? किसी प्रकार का कोई भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए, और यदि आपके मन में कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तुम्हारे हवाले में तुम्हारे किसके लिए आया है? कवि के लिए, नेताओं के लिए, अन्य सैनिकों के लिए या देशवासियों के लिए? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों। जब एक सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो वो किससे ये कहता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों? कवि के लिए? नो। नेताओं के लिए? नो। अन्य सैनिकों के लिए जो उसके साथ होते हैं, या फिर देशवासियों के लिए? यहां पर बात आती है देशवासियों के लिए, क्योंकि हर एक देशवासी के मन में वो भावना जागृत करना चाहता है कि हर एक मन में ये भावना आ जाए कि मां भारती देशभक्ति की भावना सर्वोपरि है। जहां पर हमारा जन्म हुआ है उसी के लिए हम मर मिटना चाहते हैं और मर मिटना चाहिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इसका क्या अर्थ है? हिमालय पर कब्जा नहीं होने दिया मनुष्यता है, शत्रु पर आक्रमण ना कर सके या प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। यहाँ बात आती है यदि हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, अपने तिरंगे की बात करें, तो इसमें जब भी राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है, यहाँ पर सैनिकों के मन में जो देशभक्ति की भावना रहती है, उस भावना के समक्ष हम सब नतमस्तक रहते हैं, और रहना भी चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो तिरंगा झंडा है, आप सबको पता है कि इसमें कितनी तीलियां होती हैं, पता है ना आपको? कितनी? 24। और ये 24 तीलियां हमें क्या शिक्षा देती हैं कि हमें 2400 घंटे कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना मना है, थकना मना है। 2400 घंटे हमें सिर्फ और सिर्फ कार्य करते रहना है। यदि हम सो भी रहे ना, तो उस समय भी हमारा मस्तिष्क एक योजना तैयार कर रहा हो। और ये कब होता है? जब हम बहुत अच्छे से निरंतरता के साथ अपने कार्य को करते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। ये हमारा तिरंगा है और इसकी शान कभी कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए देशवासी, जो हमारे सैनिक हैं, वो अपने आप को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। ये हमारा तिरंगा झंडा है, ठीक है। यहां पर बात करें कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इसका क्या तात्पर्य है? क्या कहना चाहते हैं कि हिमालय पर कब्जा नहीं होने दिया, या फिर मनुष्यता दिखाना चाहते हैं, या फिर शत्रु देश पर आक्रमण ना कर सके ये कहना चाहते हैं, या फिर प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की? सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, क्या लग रहा है? पहला और आखिरी मीन्स का और घ में आपको भ्रम तो नहीं है? लास्ट वन, अंतिम वाला घ या का? चलो चेक कर लेते हैं। यस, घा, क्योंकि प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की है। किसी भी तरह से हमने अपने मान, और हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय हमारे देश के गौरव का, मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का। तो इस पर हमने अपने जानों, अपने प्राणों की आहुति दी है, हमने इसको कभी भी झुकने नहीं दिया है। ये हर भारतवासी कहता है, अर्थात हर सैनिक कहता है। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता के रचयिता कौन है? कर चले हम फिदा, कैफी आजमी जी। यस, बहुत सही जवाब दिया है आपने, और बहुत जल्दी जवाब दिया है, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सही कैफी आजमी जी। सैनिक मरते समय देश को किसके हवाले करने की बात कहते हैं? देशवासियों को, परिवार के लोगों को, शत्रु को, शत्रु देश को, या मित्रों को? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, किसके लिए कहते हैं वो?
देशवासियों को, हर एक देशवासी के मन में ये भाव जागृत करना चाहते हैं। तभी तो इस तरह का जब माहौल होता है, हर एक सैनिक हमेशा अपने आप को आगे करता है कि मुझे, कहते हैं ना कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। और अपने आप को वो धन्य समझते हैं जब वो मातृभूमि के लिए अपने आप को बलि दे देते हैं, अर्थात वे शहीद होकर ही उन्हें शहादत मिलती है। ठीक है, चलो चलते हैं देशवासियों के लिए। अगला प्रश्न है, सैनिकों ने अपनी जान न्यौछावर कर किसका सिर कभी झुकने नहीं दिया? माता पिता का, सतपुड़ा के जंगलों का, अरावली की पहाड़ियों का, या फिर हिमालय का? सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। यस, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैनिकों को किस बात का कोई गम नहीं है? किस बात का कोई गम नहीं है? अपने मित्र के शहीद होने का, परिवार से अलग होने का, देश के लिए अपनी जान देने का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? उन्हें किस बात का कोई गम नहीं है? यदि वे मर मिट जाते हैं, वो तो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उन्हें देश के लिए अपनी जान देने में कोई गम नहीं, कोई मुश्किल नहीं आती है। ठीक है, तो यहां पर जान देने की रुत रोज आती नहीं, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट बताइए। देश पर प्राण देने का अवसर रोज आता है? नहीं। देश पर प्राण न्यौछावर करने के अवसर रोज नहीं आते। हमें देश के लिए जान नहीं देनी चाहिए। जान है तो जहान है। अब यहां बताइए, क्या जान है तो जहान है, जो कहावत है वो यहां फिट हो सकती है? जान देने की रुत रोज आती नहीं, इन पंक्तियों का आशय है देश पर प्राण न्यौछावर करने के अवसर रोज नहीं आते। लगता है आपको यही है? यस, बिल्कुल यही है। बहुत सही, क्योंकि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। अगला प्रश्न, सैनिक जीत की खुशी कब दोगुनी होने की बात करते हैं? उनकी जीत की खुशी कब दोगुनी हो जाती है, कब डबल हो जाती है? देश पर प्राण न्यौछावर करने के बाद, देश पर प्राण न्यौछावर करने से पहले, जब बिना प्राण न्यौछावर किए जीत प्राप्त होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? उनको कब लगता है कि उनकी खुशी दोगुनी हो गई? जिक्र हुआ था इस पंक्ति का, है ना? यस, लगता है जब बिना प्राण न्यौछावर किए जीत प्राप्त होती। नहीं, देश पर प्राण न्यौछावर करने के बाद ऐसा है। यस, देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने के बाद तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि वे हमेशा अपने आप को, मातृभूमि को हम संपूर्ण रूप से समर्पित करना चाहते हैं, अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं। तब जाकर उनको लगता है कि हाँ, हमने अपने देश के लिए कुछ किया है। ठीक है, आशा करती हूं आपको बहुत अच्छे से ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, प्रश्न की बात कर रही हूं, अभी विकल्पों की बात नहीं कर रही हूं, प्रश्न सही से समझ में आए होंगे। आए ना बेटा? और जब प्रश्न समझ में आते हैं तो हम विकल्पों को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो भी विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, तो यदि हमें किसी एक का भी अर्थ पता नहीं होगा तो हम सही विकल्प चुनने में बहुत उलझ सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक अपने शब्दकोश को बढ़ाना है, शब्दकोश, अपनी डिक्शनरी को बढ़ाना है। रीडिंग लगाइए, पढ़ाई कीजिए, अधिक से अधिक हिंदी की अपनी जो किताब है, स्पर्श और संचयन की बात कर रही हूँ, जब कभी भी आपको लगे कि अब मैं क्या करूँ, मैंने मैथ्स कर लिया है, साइंस भी कर लिया है, सोशल साइंस भी कर लिया है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टोरी पढ़ता हूँ। यस, अब मैं कहानियां पढ़ता हूँ। तो बहुत अच्छे से आप बोल बोल कर, मीन्स तेज बोलकर आप पढ़ाई किया करो। ठीक है, जब रीडिंग लगाते हैं ना तो बोल बोल कर किया करो। साइलेंट रीडिंग में हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो उच्चारण है वो सही है या नहीं, क्योंकि उच्चारण सही रखना ही हमारी भाषा को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। यहाँ पर बात करें कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें उच्चारण में बहुत मुश्किल होती है ना? जैसे शा, श, शा और सा सरोते वाला होता है, जो सिंपल सा, सारा, संसार, सारे जहां से अच्छा। ठीक है, और दूसरा होता है शा, जिसमें हमारा जो जीभ है, जिह्वा है, वो तालव्य से स्पर्श करती है। तो ये दोनों स्पर्श व्यंजन, ये दोनों कहलाते हैं शा और शा। एक में आती है जैसे कहते हैं वो होता है जिसमें हम शक्कर वाला लिखते हैं, और षटकोण वाले में हमारी जीवा तलवे से टच होती है। ठीक है, तो यहां बस यही है, बाकी सा, शा, शा। एक शा यहां आएगी, बिल्कुल ये वाला श,
और दूसरा वो षटकोण वाला है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमें बहुत अच्छे से उच्चारणों का ध्यान देना है, बा, वा, ठीक है। और भी ऐसे कई हैं, मैं आपको और हर बार कुछ ना कुछ बताते रहा करूंगी, तो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, ठीक है बेटा। मैग्नेट ब्रेन्स पर आप जो आ गए हैं इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है, जी हाँ, भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो आपको देता है फ्री एजुकेशन। जी हाँ, ना केवल आपके विषय से संबंधित वीडियोस ही यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं आपके लिए, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए हर एक परीक्षा, आप सोचेंगे आप बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं मीन्स, बेटा देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ना केवल आपके विषय से संबंधित, जैसे आप अपना विषय है कक्षा 10वीं की यदि हम बात करें तो आप पढ़ सकते हैं इसको सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, अपने विषय के जो वीडियोस हैं देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप इंग्लिश मीडियम में भी, और यदि मैं बात करूं इंग्लिश स्पोकन कोर्स की, जी हाँ, आप बहुत अच्छे से घर बैठे इंग्लिश स्पोकन कोर्स के वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप कर सके, स्किल डेवलप कर सके, ठीक है। बात करें हम प्रतियोगी परीक्षाओं की कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं यहाँ पर वीडियो उपलब्ध हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेआईआईबी, सीआईआईबी, आरआरबी, बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी और भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ना, सबके वीडियोस आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें चिंता है हमारे बच्चों की, क्योंकि हमें चिंता है हमारे होनहार बच्चे जो अपने आप को तरह तरह से विकसित करते हुए देश का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करने वाले हैं, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की कोई चर्चा कभी नहीं होगी। तो आप बस इतना कीजिए कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि आप अपने जो सीबीएसई हिंदी मीडियम में यदि आप अपने विषय के वीडियोस देखना चाहते हैं तो 10th में आपको विज्ञान है ना, गणित है, सामाजिक विज्ञान, ये हिंदी में मिल जाएंगे। 11th 12th में यदि आपके घर में हो या आप भी 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहाँ आपके हर एक विषय जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सबके वीडियोज़ आपको मिलेंगे हिंदी मीडियम में। जी हाँ, अब बात करें कि मैडम हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि कहाँ सर्च करें, कैसे सर्च करें, तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आप जाइए क्लास 10th हिंदी पर, ठीक है, जो लाली वर्मा मैडम आपको दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके यहाँ पर रखा है कि हर एक चैप्टर, सबसे स्टार्टिंग की हम बात करें, शुरुआत की हम बात करें, तो पाठ्यक्रम का पूरा संपूर्ण विवरण, सीबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की हम बात करें, सिलेबस की हम बात करें, तो उसका विवरण बहुत अच्छे से दिया है। उस विवरण के वीडियो को आप देख लेंगे ना, तो आपको पाठ्यक्रम या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बात करें हम अपने पाठों की या जो भी कविताएं हैं उनकी, तो पाठ का सारांश या कविता की व्याख्या के वीडियो बहुत अच्छे से दिए हैं। जब यदि आप देखना चाहते हैं पाठ का सार या कविता की व्याख्या, तो क्लिक कर दीजिए, आपको वहां पर अच्छे से एकदम क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। और यदि आप देखना चाहते हैं कि मुझे तो अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना है, पाठ्य पुस्तक के पीछे कविता का देखना है या गद्य का, तो क्लिक कर दीजिए उस पर, आपके सामने आ जाएंगे सॉल्यूशंस। यदि आप चाहते हैं कि काश कि ऐसा होता कि मेरे को मिल जाता या मुझे मिल जाता एक ही वीडियो में पाठ का सार या फिर प्रश्नोत्तर, काश ऐसा होता। जी हाँ, आपकी सोच को यहाँ पर किया गया है साकार। तो आप देख सकते हैं कविता, 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें आप देख पाएंगे कविता या पाठ का संपूर्ण सार, उसका एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ एनसीईआरटी समाधान। समझ में आया? यहां बात करते हैं कि अब आप चाहते हैं कि मुझे बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखना है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आप अपने मस्तिष्क को चौकन्ना बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि पाठ्यक्रम परिचय। ठीक है, पाठ्यक्रम परिचय पर आप जब क्लिक करेंगे ना बेटा, तो पाठ्यक्रम का परिचय आपकी ये हिंदी वाली जो मैडम है, लाली मैडम, इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाली हैं आपको एक एक बात की, आपकी कौन सी पुस्तकें हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उनमें जो भी पाठ हैं या कविताएं हैं, उनका जो शीर्षक है या टाइटल है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, क्योंकि शीर्षक यूं ही नहीं दिए जाते हैं, जो शीर्षक रहता है वो संपूर्ण कहानी को कह देता है।
बशर्ते कि हम उस शीर्षक को समझ सकें। तो यहाँ पर हर एक टाइटल अर्थात शीर्षक को बहुत अच्छे से समझाया है ताकि आप शीर्षक पढ़कर या शीर्षक के बारे में सुनकर एकदम अंदाजा लगा पाएंगे कि इस कविता में या इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। जी हाँ, ये सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलेगा। आपको पता है ना कि आपकी कोर्स ए की यदि हम बात करें तो क्षितिज और कृतिका 2 पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, है ना। उसका भाग 1 हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं में और क्षितिज और कृतिका कोर्स ए भाग 2 हम पढ़ रहे हैं 10वीं में। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम बात करें कोर्स बी की, स्पर्श और संचयन भाग 1 हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था और स्पर्श और संचयन हम भाग 2 कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इनमें कितने चैप्टर्स हैं, मीन्स कितने पार्ट हैं, कविताएं कितनी हैं, कवि कौन है, लेखक कौन है, क्या 9th की तरह ही होंगे, बुक तो सेम है। अरे बाबा, हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। और आशा करती हूं जब आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपको किसी तरह से कोई भी पाठ्यक्रम या सिलेबस से रिलेटेड इतना सा भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी यदि कोई डाउट भी रहे ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका उत्तर दूंगी। यहां पर बात करते हैं कि बेटा मैग्निर बेंस आपके लिए ही तो है, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए तो है, जो 6वीं से 12वीं तक की स्कूल शिक्षा फ्री प्रोवाइड करता है और हमेशा करते रहेंगे। इस हमेशा में आप किसी प्रकार का संदेह नहीं पालना कि क्या पता क्या, नो, हमेशा हमेशा के लिए आपसे हम जुड़े रहेंगे और आप भी हमसे जुड़े रहिएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जितना अधिक शेयर होगा उतना अधिक हमारा बॉन्ड मजबूत होगा, हमारा रिश्ता बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।